हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज की हमारी क्लास नंबर 26 रहने वाली है या फिर 27 है। थंबनेल पर आपको बिल्कुल एक्यूरेट क्लास नंबर दिखाई देगा, तो वो बिल्कुल सही होगा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग। और हम तैयारी कर रहे हैं TGT, PGT, एस्टेट, HPSC स्क्रीनिंग, टेट, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर हिंदी साहित्य पूछा जाता है, उन सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। लेकिन हमारे साथ अधिकतर जो कैंडिडेट हैं वो TGT, PGT, एस्टेट वाले जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए आज की उनके सिलेबस के अनुसार आज की क्लास नंबर 26 या 27 है रहने वाली है। तो एग्जैक्ट आपको मैंने बताया थंबनेल पर देखने को मिल जाएगी। अगर इस वीडियो से कोई नया कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ता है और एस्टेट की तैयारी करना चाहता है या किसी भी टेट की तैयारी करना चाहता है, तो हमारे सबसे पहले इसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको TGT, PGT, एस्टेट के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और उस प्लेलिस्ट में अब तक मैंने जो भी वीडियो पढ़ाई हैं वो सभी वीडियोज़ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर यूट्यूब चैनल पर भी आपको समझ में नहीं आता है तो SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें और उसके बाद उसमें से आप ये टेलीग्राम चैनल सर्च करके मेरा SY हिंदी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम चैनल नाम से सर्च करके और फिर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं जो प्रतिदिन वीडियो बनाती हूँ वो सारी मैं वहाँ पर शेयर करती हूँ, तो वहाँ से आपको समझने में आसानी रहेगी। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की, लेकिन इससे पहले आपको एक दो बातें बता देती हूँ कि हम TGT, PGT, एस्टेट और HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी फिलहाल अपने चैनल पर करवा रहे हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो डाली जा रही हैं, और अभी तक जो है जितना भी पढ़ा है वो सभी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो हमने आदिकाल, जैसे कि सभी को पता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, उसके बाद आता है भक्ति काल और फिर आता है रीति काल। तो अभी तक हमने रीति काल तक संपूर्ण कर लिया है, और MCQs जो है आदिकाल के मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा से आपको आदिकाल के MCQs मैं प्रोवाइड करवाऊँ। और MCQs की हमने एक सीरीज चला रखी है। आज सुबह 6 बजे के आसपास या 6:30 के आसपास आपको ये वीडियोज मिल जाया करेगी। पिछले 2 दिन से मैं वीडियो डाल रही हूँ MCQs की, तो जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसके बाद उसके MCQs ज़रूर करें। उसके बाद हमने भक्ति काल पढ़ा। भक्ति काल के अंतर्गत हमने सगुण और निर्गुण धारा, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य को पढ़ा, और भक्ति काल के सभी MCQs भी मैंने संपूर्ण आपको करवा दिए हैं। उसके बाद आता है रीति काल, और रीति काल भी हमने संपूर्ण करवा दिया है। रीति काल के अंतर्गत हमने तीनों धाराएं पढ़ी, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त धाराएं। ठीक है, तो सारे अच्छे से करवा दिए हैं। अब शुरुआत करते हैं हम आधुनिक काल की। शुरुआत करते हैं आधुनिक काल की, और ये आधुनिक काल है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और आधुनिक काल के अंतर्गत हम थोड़ा सा हम जानेंगे कि आधुनिक काल नाम किसने दिया, आधुनिक काल की समय सीमा क्या है, किस विद्वान ने आधुनिक काल को क्या कहा, इन सब बातों के बारे में, और कौन कौन से कवि हैं जो आधुनिक काल में आते हैं। तो आधुनिक काल अपने आप में एक काल न होकर छोटे छोटे कई सब जो विषय हैं उनमें भागों में बांटा गया है। तो आधुनिक काल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि आधुनिक काल एक ऐसा काल था जहाँ पर गद्य का भी विकास हो रहा था, क्योंकि पद्य का विकास तो आदिकाल से ही चला आ रहा था, लेकिन आधुनिक काल में आकर गद्य का विकास भी बराबर चलता आ रहा था। तो कुछ रचनाएं गद्य में लिखी जा रही थी और कुछ रचनाएं काव्य में लिखी जा रही थी। तो गद्य के लिहाज से अगर हम आधुनिक काल को वर्गीकृत करेंगे, तो गद्य के हिसाब से अगर हम वर्गीकृत करते हैं तो इसके अंतर्गत हम उपन्यास पढ़ेंगे, उसके बाद कहानी, नाटक, निबंध, रिपोर्टा, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, डायरी, आत्मकथा, जीवनी, ये सब टॉपिक हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद अगर मैं पद्य की बात करूं, पद्य के अनुसार अगर आधुनिक काल को हम बांटते हैं तो सबसे पहला काल आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, उसके बाद हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग, फिर छायावादी युग, फिर प्रगति काल, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद,
नहीं सॉरी, छाया, सबसे पहले भारतेंदु, द्विवेदी, छायावादी, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और फिर नई कविता। इतनी पॉइंट्स हम इस पद्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। बहुत जल्दी जल्दी हमें पढ़ना है क्योंकि केवल नवंबर का महीना ही हमारे पास है एस्टेट के लिए। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट्स अपने अब तक जो मैंने वीडियो डाली हैं वो सभी आप अपने नोट्स बना लें। और आप मेरे पास एक मैसेज था कि मैम क्या आपकी वीडियो से हमारे एस्टेट की तैयारी हो जाएगी, तो टीजीटी पीजीटी एस्टेट के नाम से मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें सारी रणनीति बता रखी है मैंने कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कितना आपको एनसीईआरटी पर फोकस करना है, कितना आपको हिंदी साहित्य पर फोकस करना है, क्योंकि हिंदी साहित्य अकेला 60 नंबर का आएगा तो इसको आपको ज़्यादा फोकस करना है। एनसीईआरटी आएगी पर 6-7 नंबर की आएगी। ठीक है, तो वो इसी के अंतर्गत आ जाएगी, 6-7 नंबर भी इसी के अंदर शामिल हैं। तो एनसीईआरटी भी पढ़ना जरूरी है, लेकिन इतना नहीं है कि एनसीईआरटी को आप हिंदी साहित्य से ज़्यादा डीप पढ़ें। ठीक है, और साथ साथ आपको हिंदी व्याकरण भी पढ़ना है, तभी आप एस्टेट को क्वालिफाई करने में कामयाब रहेंगे। ये नहीं कि अकेले एक हिंदी साहित्य के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, सभी चीज़ों को आप बराबर वो दें, समय दें, क्योंकि मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि जो कैंडिडेट टीजीटी पीजीटी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं से वो कोचिंग भी लेते हैं जिसमें जो कॉमन सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका रीजनिंग है, हरियाणा जीके है, मैथ है और सीडीपी है, ये सब चीज़ें आप वहाँ से बैच ले लेते हैं, लेकिन आपका सब्जेक्ट रह जाता है। तो सब्जेक्ट की तैयारी हम अपने यहाँ चैनल पर करवा रहे हैं। आप मेरी वीडियो देखें और साथ में जो बुक भी आपके पास हिंदी साहित्य की है वहाँ से उस टॉपिक को पढ़ें और अपने नोट्स बनाएं, तो कोई भी ताकत नहीं है आपका एस्टेट क्वालिफाई होने से रोक दे। अब शुरुआत करते हैं। आज हम भारतेंदु युग पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम आधुनिक काल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कई सारे पार्ट्स में आएगी वीडियो, तो आप निश्चिंत रहें, मैं सारे पार्ट में भी डिवाइड कर करके आपको बताती हूँ, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करती हूँ। भारतेंदु युग, आधुनिक काल को जब मैंने विभाजित किया, अभी आपको दोनों तरीके से बताया, तो सबसे पहले भारतेंदु युग आता है। अब भारतेंदु युग में आप इसका दूसरा नाम है पुनर्जागरण काल। अब पुनर्जागरण काल किसने कहा, जागरण सुधार काल किस युग को कहा, ये सब बारी बारी अब हम डिटेल से यहाँ से पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न एक बार पूछा गया था, भारतेंदु काल को, भारतेंदु युग को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो पुनर्जागरण काल नाम से जाना जाता है, याद रखना। और जागरण सुधार काल नाम से द्विवेदी युग को जाना जाता है। ये दोनों प्रश्न आप नोट कर लेना। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया। जब मैंने आदिकाल पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, इस नाम से मैंने एक वीडियो डाली थी। वो वीडियो तो हर एक हिंदी के स्टूडेंट को जरूर पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है, किस किस ने क्या क्या नाम दिया। वैसे तो जो जो काल मैंने पढ़ाए तो आदिकाल के मैंने साथ साथ बता दिए थे, रीतिकाल के भी साथ साथ बताए और भक्ति काल का भी बता दिया था। अब ये आधुनिक काल की बारी आती है, तो आधुनिक काल नाम किसने दिया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। अब एक शब्द है रेनेसा, इसको रेनेसे का मतलब है नव जागरण या पुनर्जागरण, यानी कि 3 अक्षर आएंगे आपके पास, नव जागरण कहें या पुनर्जागरण कहें, दोनों ही भारतेंदु युग से जुड़े हुए हैं। ध्यान से सुनना, जागरण सुधार काल कहे तो वो द्विवेदी युग होगा। और जो रेनेसा शब्द था इसका प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार मिशे सेठ ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया था। मतलब जो रेनेसा शब्द है जिसका हिंदी में मतलब नवजागरण या पुनर्जागरण है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, क्योंकि फ्रांसीसी शब्द है, तो मिशे सेठ ने 19वीं सदी के शुरुआत में ही इसका नाम किया था, शब्द का प्रयोग किया था। कुछ आलोचकों ने नवजागरण और पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद करते हुए भक्ति काल को नवजागरण तथा 19वीं सदी से आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण काल कहा। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो अलग अलग विद्वानों में अलग अलग मतभेद हैं। किसी ने नवजागरण का काल भक्ति काल से लिया तो किसी ने पुनर्जागरण का काल आधुनिक काल से लिया। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो मैंने बताया आपको वो याद रखना है।
डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के 2 हिस्से किए। अब सारे विद्वान अपने अपने हिसाब से बताएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा का हमारे मतलब हिंदी साहित्य में काफ़ी योगदान है। इनसे संबंधित कथन और ये पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के 2 हिस्से कर दिए। हिंदी जागरण के 2 हिस्से किए, तो नंबर 1 क्या था, लोक जागरण, जिसे भक्ति आंदोलन कहा, और दूसरा क्या था, एक तो लोक जागरण, क्योंकि कई जगह पर आपको लोक जागरण भी लिखा हुआ मिलेगा, और दूसरा किया इन्होंने नव जागरण, यानी कि इन्होंने 2 भागों में बांट दिया पुनर्जागरण को, एक तो लोक जागरण और एक नव जागरण। तो लोक जागरण तो मतलब वो भक्ति काल हो गया, और नव जागरण हो गया हिंदी नव जागरण या आधुनिक काल। तो आया नव जागरण नाम आधुनिक काल का ही, आपको ये याद रखना है, ठीक है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण तथा नव जागरण से निम्नलिखित ढंग से अंतर व्यक्त किया। अभी आपके मन में भी एक कन्फ्यूजन होगा कि ये लोक जागरण और नव जागरण है क्या। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने ही ये दोनों भेद किए आधुनिक काल के। लोक जागरण को भक्ति काल कहा, और नव जागरण को इन्होंने आधुनिक काल का। तो निम्नलिखित ढंग से इन्होंने अंतर व्यक्त किया। क्या अंतर था कि लोक जागरण मतलब लोग जागे, और नव जागरण मतलब दोबारा जागे। आप ये इससे समझना, लोक जागरण प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी, मतलब जो सामंती लोग थे, जो पूंजीवादी लोग थे, उनका विरोध करना था। तो इसे तो कहा लोक जागरण। तथा मानवतावादी है, मतलब इस काल के जो लोग थे वो मानवतावाद को सर्वोपरि मानते थे और सामंतवाद के विरोधी थे, यानी कि पूंजीपति जो धारा थी उसके विरोधी थे। भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है, यानी कि जो भक्ति आंदोलन का काव्य है जो हमने अभी पीछे पढ़ा, तो वो क्या था, लोक जागरण का काव्य है। समझ गए होंगे। अब नव जागरण क्या है, नव जागरण या हिंदी नव जागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है। देखो उस समय क्या था कि 1857 की क्रांति हुई, और फिर हमारे देश में 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो ये 1947 से पहले की कुछ बातें हो रही है, क्योंकि हमारे समाज में कई प्रकार की रीति जो थी वो प्रचलित थी। अंग्रेजों का शासन था और लोग मन मर्जी से लोगों का शोषण कर रहे थे। तो उस समय इस तरीके की हालात देश में बनी हुई थी। तो नव जागरण या हिंदी नव जागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम, मतलब 1947 के आसपास जो देश को आज़ाद कराने के लिए अनेक प्रकार के आंदोलन चले हुए थे। तो उस समय को काल को राष्ट्रीय स्वाधीनता मतलब हम पराधीन थे, अपने राष्ट्र को स्वाधीन कराने के लिए अनेक प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन चले, जिनको नाम दिया गया नव जागरण या हिंदी नव जागरण। तो आप समझ गए होंगे। अब हिंदी नव जागरण में हिंदी साहित्य में इसका रोल क्या है कि हिंदी साहित्य में भी अनेक प्रकार के पत्र पत्रिकाएं, अनेक कवि सामने आए, जिन्होंने अपने काव्य के माध्यम से, अपने पत्रिकाओं के माध्यम से जनता को जागरूक किया, ताकि वो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में भाग ले सकें। तो आप समझ गए होंगे, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी था। ये तो मतलब मैंने बता दिया। तो आप समझ गए होंगे। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, जो नव जागरण 1947 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ वह भारतीय हिंदू युग में और व्यापक बना। इन्होंने रामविलास शर्मा ने कहा कि नव जागरण 1947 के स्वाधीनता संग्राम से आंदोलन हुआ, वह जो था भारतीय हिंदू युग में आगे चलकर और भी ज्यादा व्यापक बन गया, मतलब और फैल गया। उसके साम्राज्यवाद विरोधी, सामंत विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में और पुष्ट हो गई, ठीक है, और पुष्ट हुई। फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर तथा उनकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुई। अब निराला जो है ये छायावाद का कवि थे, और छायावाद की जो समय सीमा है वो 1918 ईस्वी से 1936 है, और 1918 से पहले की बात करो तो ये भारतीय हिंदू युग की बातें हो रही हैं। तो हम आज़ाद हुए 1947 में, तो क्या हुआ कि नव जागरण 1947 के आसपास, 1947 से पहले देश को आज़ाद कराने के लिए, स्वाधीन कराने के लिए अनेक प्रकार के आंदोलन चले, सामंतवादी विरोधी प्रवृत्तियां देखने को मिली, और ये सारी प्रवृत्तियां
भारतेंदु युग में और भी ज़्यादा व्यापक हो गई। उसके बाद द्विवेदी युग में इनको पुष्टि मिली, मतलब इनका विरोध करने वाले लोग ज़्यादा हुए। और उसके बाद निराला के युग में तो निराला के साहित्य में तो कलात्मक स्तर पर भी इनकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुई। तो ये आप समझ गए होंगे अच्छे से, मैंने आपको बताया। डॉक्टर मनेजर पांडे ने लिखा है रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण। इन बातों को आप क्लियर कर लें अच्छे से, ठीक है। डॉक्टर मनेजर पांडे ने लिखा है रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। देखो, इन्होंने नव जागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का, मतलब जो नव जागरण के अंदर उस काल में जो हिंदी साहित्य लिखा जा रहा था उसकी क्या विशेषताएं हैं, इन चीजों को सबसे अधिक प्रमाण देकर जिनकी विवेचना की वो कवि हैं आचार्य रामविलास शर्मा। और ये कथन है मैनेजर पांडे का। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकरार से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। तो ये आप ऐसे कैसे ध्यान में रख लें। उसके बाद हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पिता में भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अब ध्यान से सुनना, आधुनिक काल जो नाम था वो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। अब हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण इन दोनों के प्रवर्तक आपसे पूछे तो आपको बताना है भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल को ही क्या कहा जाता है, पुनर्जागरण काल कहा जाता है। अब विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु युग का काल निर्धारण निम्न ढंग से किया। अब इसका नाम आप ये देख लें कि क्या क्या काल निर्धारण किया, किस किस ने इसकी समय सीमा कहाँ से कहाँ तक मानी है। अब यहाँ पर हमारा विक्रम संवत खत्म हो जाता है और ईस्वी में सारे सन चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मिस्र बंधुओं ने आधुनिक काल की समय सीमा 1869 से 1888 तक माना और इसको नाम दिया वर्तमान काल। अब आपसे पूछ ले कि आधुनिक काल को वर्तमान काल नाम किसने दिया? मिस्र बंधुओं ने दिया। मिस्र बंधुओं ने आधुनिक काल की समय सीमा कहाँ से कहाँ तक मानी? तो 1869 से 1880। उसके बाद दूसरा नाम आता है रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल का जो समय सीमा है वो 1868 से लेकर 1893 ईस्वी तक, और यही सर्वमान्य भी है। और इन्होंने इस काल को नाम दिया नई धारा प्रथम उत्थान, ठीक है। रामकुमार वर्मा ने 1870 से 1900 ईस्वी तक आधुनिक काल की समय सीमा मानी और आधुनिक काल नाम भी दिया, ठीक है। केसरी नारायण शुक्ल ने आधुनिक काल नाम, मतलब ये जो है आधुनिक काल नाम आप याद रखेंगे भारतेंदु युग जो था ना, आधुनिक काल तो रामचंद्र शुक्ल जी ने भी दिया था, लेकिन उन्होंने गद्य काल कहा था। रामचंद्र शुक्ल जी ने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति अपनाई थी, तो गद्य काल भी इन्होंने ही कहा था और आधुनिक काल रामकुमार वर्मा ने भी कहा और रामचंद्र शुक्ल जी ने भी कहा। लेकिन हम यहाँ पर आधुनिक काल की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ये हम भारतेंदु युग के काल का निर्धारण कर रहे हैं यहाँ पर कि भारतेंदु युग को वर्तमान काल किसने कहा? मिस्र बंधुओं ने। नई धारा प्रथम उत्थान किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने। आधुनिक काल किसने कहा? रामकुमार वर्मा ने। रामविलास शर्मा ने क्या कहा? भारतेंदु युग को नव जागरण कहा। तो अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। लगभग समय सीमा जो है 2-4 साल का हेर फेर है, बाकी सभी की लगभग देखो यहाँ तो 1900 पे ही खत्म हो रही है। तो यानी कि भारतेंदु युग का जो है 1900 और 1900 से पहले अधिकतर सर्वमान्य जो है 1857 से लेकर अगर 1900 तक के काल को, हम ईस्वी तक के काल को भारतेंदु युग का काल में समेट सकते हैं। फिर 1900 से 1918 तक आपका द्विवेदी युग आ जाता है। 1918 से 1936 तक आपका छायावादी युग आ जाएगा। तो ये मैंने बता दिया आपको, इस तरीके से ध्यान रखना है। भारतेंदु ये नहीं पढ़ेंगे हम, जो आपको पढ़ना है वो मैं आपको सारे काम की बातें आपको बताऊंगी, क्योंकि बुक्स में जो आपके परीक्षा उपयोगी है वही बातें आपको यहाँ पर पढ़नी है। अब हम पढ़ रहे हैं भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग का नामकरण हमने पढ़ लिया। उसके बाद भारतेंदु युग के समय अगर मोटे तौर पर देखें तो 1857 से आप 1900 तक कह सकते हैं, और अलग अलग विद्वानों ने जो दिया वो मैंने आपको बता दिया।
अब भारतेंदु और उनके मंडल। अब भारतेंदु मंडल के कुछ कवि हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि पेपर में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। और भारतेंदु मंडल के कवि जो है एक ही जगह पर, अगर इनके नाम होंगे तो मैं आपको बताती हूँ, एक ही जगह पर नहीं है, तो यहाँ से मैं आपको बता दूंगी, सारे आप लिख लेना। भारतेंदु और उनका मंडल देखते हैं। सबसे पहला नाम आता है भारतेंदु मंडल में, सबसे पहला नाम आता है भारतेंदु जी का। अब हम भारतेंदु की सारी रचनाएं पढ़ेंगे और हम पढ़ रहे हैं काव्य खंड। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, ये भारतेंदु जी का काव्य खंड हम पढ़ रहे हैं। भारतेंदु जी के द्वारा लिखी गई जितनी भी कविताएं हैं, काव्य रचनाएं हैं, उन्हें हम पढ़ रहे हैं। तो भारतेंदु के मंडल में आता है भारतेंदु, जग प्रताप, मतलब प्रताप नारायण मिश्र, जग, वो अंबिका दत्त व्यास। देखो यहाँ से मैं बता ही देती हूँ आपको, वो ना भारतेंदु जग से मतलब जगमोहन बन जाएगा। भारतेंदु, जग, प्रताप, बद्री नारायण चौधरी, इस तरीके से आप ट्रिक बना ले। सबसे पहले भारतेंदु, फिर बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, और उसके बाद है अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास। ये इनके मंडल के कुछ कवि थे। ठीक है, बाकी तो वैसे अब हम बारी बारी सारा ही पढ़ेंगे तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मुख्य तौर पर ध्यान दे। भारतेंदु सबसे पहले, फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, फिर अंबिका दत्त व्यास, आगे पीछे बता रही हूँ अब तो मैं आपको, ठाकुर जगमोहन, राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र, ये सभी जो कवि थे ये भारतेंदु मंडल के कवि थे। अभी इनको बिल्कुल रचना काल के हिसाब से अब हम देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त जीवन वृत्त जान ले। भारतेंदु का जन्म 1850 में हुआ, 1885 में इनकी मृत्यु हुई। देखो 35 साल का जीवन काल इनका रहा और साहित्य में इतना इनका नाम भी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ा रही हूँ, जन्म याद रखना है। जन्म इनका काशी में हुआ। इनके पिता का नाम गोपाल चंद था और गुरु थे सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद का नाम सुना होगा ना, सितारे हिंद। उसकी उपाधि कौन कौन सी मिले इन्हें? भारतेंदु की उपाधि मिली। और किस उपनाम से, ये प्रश्न पूछा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी किस उपनाम से रचनाएं करते थे? तो ये उपनाम से रचनाएं करते थे। उपाधि कौन सी मिली थी? भारतेंदु के। नाम क्या था इनका? हरिश्चंद्र। भारतेंदु की इनको उपाधि मिली थी। गुरु का नाम सितारे हिंद। सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। इनके काव्य संग्रह निम्नलिखित हैं। अब ये काव्य संग्रह दिए गए हैं, ठीक है, एक एक कविता नहीं है, ये काव्य संग्रह के अंतर्गत अनेक कविताएं शामिल होती हैं। वीडियो तो ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आज आपको भारतेंदु मंडल की शुरुआत करवा देती हूँ। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाएं कितनी मानी जाती है? 175, लेकिन काव्य रचनाओं की संख्या 70। अब देखो रचनाएं देखनी है, काव्य संग्रह देखते हैं इनके कौन कौन से। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, ये दोनों इनकी आध्यात्मिक रचनाएं हैं। भक्ति सर्वस्व, वैसे आगे आ जाएगा सब कुछ। वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्षन, जैन कौतूहल, प्रेम माधुरी, तो इसे आप छोड़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगी। प्रेम सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, और प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्षन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, सतसई श्रृंगार, होली, मधुमुकुल, राग, और भी देखते हैं। अभी इनकी रचनाएं इतनी हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी अब पहले मैं आपको टिक कर देती हूँ कि आपको कौन कौन सी रचनाएं इनकी करनी है, ठीक है, जो आपके नोट्स में शामिल करनी है। भक्ति सर्वस्व, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, ये आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है, ठीक है, तो ये तीनों एक साथ लिख लें। इनके सन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद प्रेम वाले इकट्ठे लिख लें। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, और फिर आता है प्रेम वाली। आप याद रखें कि प्रेम वाली अधिकतर किसकी हैं? आचार्य रामचंद्र इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और वर्षा विनोद इनकी महत्वपूर्ण है। फिर प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, ये कविता इंपॉर्टेंट है। प्रेम फुलवारी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है देवी छदम लीला, इसका नाम भी मैंने कई जगह किताबों में देखा है। तन्मय लीला, दान लीला, दो लीला हैं इनकी। और बसंत होली, और उसके बाद है उर्दू का श्यापा,
प्रबोधनी बहुत इम्पोर्टेंट इनकी कविता है, काव्य संग्रह है। इसमें इन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, विदेशी जो वस्त्र थे उनका बहिष्कार करने की बात कही है। बकरी विलाप इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद है, यहाँ तक आपने नोट कर ली होंगी। बकरी विलाप के बाद इम्पोर्टेंट है, दिखा तो मैंने आपको सारी दी हैं, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप सारी भी याद कर सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट आती है इनकी विजयनी विजयनी विजय वैजयंती। ये किसी एक क्रांति की विजय के ऊपर लिखी गई थी, फ्रांस की क्रांति विजय पर। और उसके बाद है बंदर सभा, ये इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये बस इतनी इम्पोर्टेंट है इनकी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दी। इसके अलावा 2-4 अगर आप और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बाकी फिर से बता देती हूँ। एक आप ये भी लिखे, रिपुनाष्टक, विजयी विजय वैजयंती, बंदर सभा, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये रचनाएं। और उसके बाद है, मैंने बताया था आपको, प्रबोधनी, उर्दू का श्यापा, बसंत होली, तन में लीला, दान लीला, रानी छदम लीला, ठीक है। और उसके बाद है देवी छदम लीला और रानी, ये दोनों कर लें। उसके बाद है प्रेम फुलवारी, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा इंपॉर्टेंट है, वर्षा विनोद। और उससे पहले जो मैंने बताई थी ये सारी आप रचनाएं लिख लें। अब इनसे संबंधित जो महत्व, अब याद कैसे करेंगे, 2-4 बार याद करेंगे तो याद हो जाएंगे, क्योंकि इनकी विजयनी विजय वैजयंती, ये फ्रांस की एक क्रांति हुई थी उसके ऊपर इन्होंने लिखी थी। बंदर सभा भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। किसके, जब आगे हम इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे तो ये सारी आपको याद हो जाएंगी। वैसे याद रखे थे मैंने, प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग, प्रेम 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 से ऐसे याद कर लेना 8-10 अक्षर, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको याद हो जाएंगे। भारतेंदु कृत विजयिनी विजय वैजयंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। यानी कि भारतीय सेना मिस्र में जब युद्ध करने के लिए जाती है तो वो विजय प्राप्त करके आती है, तो उसके ऊपर ये लिखी गई है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्रों का अनुवाद क्रमशः तदीय सरसव और भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया। ये पॉइंट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने ना 2 रचनाओं का अनुवाद किया भारतेंदु जी ने। कौन सी 2 रचनाएं थी? नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्र। इन दोनों का किस किस नाम से? नारद भक्ति सूत्र का तो अनुवाद किया तदीय सर्वसव, इम्पोर्टेंट है ये, 1874 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद तो तदीय सर्वस्व नाम से किया, और सांडिल्य भक्ति सूत्र का इन्होंने भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से अनुवाद किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैरोडी, श्यापा, गाली, लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी। मतलब ये इनकी शैली थी, इन शैलियों को इन्होंने अपनी कविताओं की रचना करने में अपनाया। अब देखो कौन सी कविता में कौन से शैली का प्रयोग किया है। अभी मैं एक कविता बता रही थी आपको, बंदर सभा, तो बंदर सभा पैरोडी। याद कैसे रखेंगे कि बंदरों के पैर जो होते हैं बहुत गंदे होते हैं, कभी भी आप भी देख लेना। उर्दू का श्यापा, ये श्यापा ही है, श्यापा छंद में ही है। समधिन मधुमांस, ये रहने दे। समधी समधन को तो गाली देते हैं, तो गाली छंद में, और ये मैं सही भी बता रही हूँ, इसी तरीके से है ये, ठीक है। नए जमाने की मुकरी, ये मुकरी छंद में है। प्रातः समीरन, ये प्यार। वर्षा विनोद जो है ये लावणी में लिखी गई, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उर्दू का श्यापा और बंदर सभा, ये ध्यान रखनी है आपको। अभी मैंने उनकी कुछ और रचनाएं आपको बताई थी जो इंपॉर्टेंट थी। रानी छदम लीला, तन्मय लीला और देवी छदम लीला, ये तीनों जो रचनाएं हैं ये प्रबंध, गीति, निबंध काव्य हैं, ठीक है। उसके बाद विजयनी विजय वैजयंती और हिंदी भाषा, ये विजयनी विजय वैजयंती और हिंदी भाषा नामक जो कविताएं हैं ये निबंध काव्य में हैं। और जो रानी छदम लीला और तन्मय लीला और देवी छदम लीला है ये प्रबंध गीत में लिखी गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी। मैंने कहा था ना ये कविता जो है इंपॉर्टेंट है, इसका प्रश्न पूछा जाता है। तो फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी थी। भारतेंदु मंडल के अन्य कवि काल कर्मानुसार। अब देखना, हमने भारतेंदु तो पढ़ लिया, उसके बाद आता है भारतेंदु मंडल के अन्य कवि। तो यहाँ पर कवि, फिर उनके जन्म और मृत्यु, और फिर रचनाएं एक ही साथ यहाँ पर दी हुई हैं। तो जल्दी जल्दी आप अपने नोट्स को इन्हें कंप्लीट कर लें और याद कर लें। इनमें
आपको बहुत ज़्यादा किसी भी बुक में ताका झाकी करने की ज़रूरत नहीं है। इनके अलावा आपको कहीं पर कुछ भी नहीं मिलेगा। इनके अलावा और चाहे कुछ याद भी मत करना, क्योंकि एक आध प्रश्न के तो कोई सौगंध नहीं है कि इधर उधर से हो जाए, लेकिन इनमें यही आता है, फिक्स है, छोटे छोटे चैप्टर हैं ये, भारतेंदु, द्विवेदी ये, और इन्हें जल्दी जल्दी आपको कर लेना है। लेकिन इन कवियों की रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सारी याद करनी है। बद्रीनारायण चौधरी दूसरा नाम आता है। जैसे कि 1850 में भारतेंदु का जन्म हुआ था, बद्रीनारायण चौधरी का जन्म 1855 में हुआ। उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र 1856, ठाकुर जगमोहन 1857। तो ये सीक्वेंस में बिल्कुल दी गई हैं कालक्रम के हिसाब से, क्योंकि ये कवि कालक्रम से लगाने के लिए आते हैं। अब भाई ये बद्रीनारायण चौधरी की जितनी भी रचनाएं हैं ना, ये मैंने तो ऐसे याद कर रखी थी, इनकी कोई ट्रिक नहीं बनती। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श। देखो जो जीर्ण जनपद था ना, जीर्ण मतलब जो कमजोर जनपद था, उसको बहुत ही आनंद का अरुणोदय हुआ, और हार्दिक हर्षादर्श मतलब हार्दिक रूप से उसे खुशी हुई। किसको? मयंक को। अलौकिक लीला जब हुई, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, व्रजचंद पंचक और सूर्य स्त्रोत। तो ये इनकी रचनाएं हैं और ये इंपॉर्टेंट है, सारी सारी आपको याद करनी है। इसके अलावा आप अपनी और भी कोई ट्रिक बना सकते हैं। नेक्स्ट आती हैं प्रताप नारायण मिश्र की, तो 3-4 रचनाएं हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 में, मृत्यु 1894 में। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, त्रिप्यांतम, श्रृंगार विलास, हर गंगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये याद कैसे की थी। भाई मैंने एक बार सारी याद कर ली, फिर मैं क्या करती थी, कोई भी एक पेज उठाया, पेज पर सबसे पहले भारतेंदु नाम लिख देती, और उसके बाद कुछ लाइनें छोड़कर फिर बद्रीनारायण नाम लिख दिया, और मैं इनके आगे इनकी रचनाएं लिखने लग जाती थी, मतलब बिना देखे। तो आप भी ऐसे ही करें तो आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद है प्रताप नारायण मिश्र की प्रेम पुष्पावली और मन की लहर, त्रिप्यांतम, ये इंपॉर्टेंट है। लोकोक्ति शतक भी इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर गंगा, बुढ़ापा, ये इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने हास्य व्यंग्य परक रचनाएं लिखी, जैसे भो, आँख, नाक, इनके ऊपर आप पढ़ेंगे ना, इनके उपन्यास भी इसी तरीके के हैं। नेक्स्ट नाम आता है ठाकुर जगमोहन। इनका जन्म 1857 में, 1899 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी भी कौन, देखो प्रेम का बहुत प्रचलन था उस समय, कविताओं में अधिकतर प्रेम लगाते थे। प्रेम संपत्ति लता मतलब ठाकुर है, और जग मोहन पूरी दुनिया का मोहन है, तो प्रेम की संपत्ति तो उसके पास होगी होगी। फिर जग मोहन, मोहन है तो श्यामा, मोहन का नाम क्या है? श्यामा, श्याम ही मोहन को कहते हैं हम। फिर श्यामा, सरोजनी और देवयानी, 3 लेडीजों के नाम है मोहन, और मोहन के साथ 3 गोपियां थी। कौन कौन सी? एक तो लता, एक श्यामा, और एक सरोजनी, और एक देवयानी। ऐसे आप याद कर लें इसको, ठीक है। उसके बाद है अंबिका दत्त व्यास, और अंबिका दत्त व्यास की काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। एक तो पावस पचासा इंपॉर्टेंट है, सुकवि सतसई, हो होरी। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं अंबिका दत्त व्यास की। अंबिका दत्त व्यास ने एक बिहारी विहार नाम से बिहारी लाल की सतसई पर टीका भी लिखी थी, ठीक है। तो ये मैंने इससे पहले भी बता दिया है। राधा कृष्ण दास की 2 ही रचना है, भारत मासा और देश दशा। मतलब भारत मासा, भारत 12 मासा, भारत के 12 महीने, और देश दशा, ये 2 ही रचनाएं इनकी, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके पढ़ लेते हैं, इनसे संबंधित क्या प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। बद्रीनारायण चौधरी उर्दू में किस नाम से लिखते थे? अब्र नाम से, पेपर में पूछा जाता है। रसा उपनाम से कौन लिखते थे? भारतेंदु लिखते थे। प्रेमघन की समस्त, प्रेमघन इन्हीं का उपनाम है ये, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, शॉर्टकट में आपको प्रेमघन भी लिखा हुआ मिल सकता है। प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया गया, यानी कि एक रचना है प्रेमघन सर्वस्व। इसके अंतर्गत बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की सभी कविताएं संकलित हैं। प्रेमघन ने विलायत में दादा भाई नारोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी। मतलब विलायत मतलब विदेश में। हमारे जो दादा भाई नारोजी थे, जिनका साहित्यास में आपने नाम सुना होगा, इनको विदेश में काला कह देते हैं।
तो इससे ही बद्रीनाथ चौधरी प्रेम जी को गुस्सा आ जाता है और छोप छोप में अनेक कविताएं लिख डालते हैं। प्रेमगन की कविताओं में यति भंग प्राय मिलता है। उन्होंने मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में की। यति गति पढ़ते हो ना, यति रुकावट ठहराव जो है वो सब छंद में। तो इन्होंने मयंक महिमा की रचना किस में की? खड़ी बोली में की। क्योंकि भारतेंदु युग के जो कवि थे ना, ये खड़ी बोली में भी लिख रहे थे और कुछ एक रचनाएं इन्होंने ब्रजभाषा में भी लिखी। क्योंकि रीतिकाल की सभी रचनाएं ब्रजभाषा में लिखी जा रही थी, तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम से ब्रजभाषा को बोल जाएंगे और आधुनिक काल में सारी खड़ी बोली में हो जाएंगी। तो यहाँ से इसलिए प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं को प्रताप लहरी शीर्षक से संकलित किया। अब आपसे पूछ सकते हैं प्रताप लहरी में किसकी रचनाएं संकलित हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र की। प्रताप नारायण मिश्र ने हर गंगा, त्रैप्यांतम, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखी। ये याद रख लेना, चारों की चारों। हिंदी की हिमायत, बुढ़ापा, हर गंगा, त्रैप्यांतम। मतलब बुढ़ापे में गंगा में जाते हैं तृप्ति पाने के लिए, और हिंदी की हिमायत। ठीक है। डुबका लगाने के लिए बुढ़ापे में, हर गंगा, बूढ़ा जो है तृप्ति पाने के लिए हर गंगा में, हर हर गंगा करता रहता ना सुबह शाम। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य पर कविताओं की रचना की। इंपॉर्टेंट है ये। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति पर सौंदर्य की रचनाएं की। इन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन किया। अब आपसे पूछ ले कि ठाकुर जगमोहन ने कौन से क्षेत्र की प्रकृति का वर्णन किया? तो विंध्य पर्वत है ना, उसके क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्य मतलब विविध प्रकार से इन्होंने वर्णन किया। जगमोहन सिंह ने कालिदास कृत ऋतु संहार और मेघदूत, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पेपर में पूछे जाते हैं। कालिदास की दो रचनाएं हैं, ऋतु संहार और मेघदूत। दोनों का ब्रज भाषा में अनुवाद किया ठाकुर जगमोहन सिंह ने। याद रखना है, कालिदास की दो रचनाएं ऋतु संहार और मेघदूत, दोनों का ब्रज भाषा में अनुवाद किया ठाकुर जगमोहन सिंह ने। अंबिका दत्त व्यास ने अपने कवि जीवन का आरंभ कविता वर्धनी सभा में पूरी अम्मी की कटोरियां से चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी समस्या की पूर्ति करके किया, और इस पर उन्हें सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई। अब एक यहाँ पर कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि अगर भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें तो उसमें एक प्रमुख प्रवृत्ति थी समस्या पूर्ति। समस्या पूर्ति क्या होती थी कि उस समय के जो कवि थे वो एक लाइन लिखकर या एक दो लाइन लिखकर और उसे डैश डैश करके छोड़ देते थे। अब इससे ना कवि की ज्ञान, उसकी प्रतिभा को चेक किया जाता था कि इसके आगे क्या आना चाहिए, क्या सही बैठे। तो अनेक कवि क्या करते थे? उस समस्या की पूर्ति करते थे, मतलब उस पंक्ति को पूरी करते थे। तो ये था समस्या पूर्ति। तो अंबिका दत्त व्यास ने अपने कवि जीवन का आरंभ कविता वर्धनी सभा में पूरी अमिया की कटोरी सी, मतलब ये भी एक समस्या पूर्ति की पंक्ति थी। दूसरी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी, ये भी समस्या पूर्ति की, समस्या की पूर्ति करके मतलब इन पंक्तियों को पूरा करके किया, और इस पर इसलिए इन्होंने अच्छा किया, काफी प्रसिद्धि मिली और सुकवि की इनको उपाधि प्राप्त हुई। अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसवध अपूर्ण शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना की। तो ये थोड़ा सा आप नोट करें तो कर सकते हैं। उसके बाद आता है, साथ ही फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में लिखी। ये सभी आपको याद रखनी है। राधा कृष्ण दास जो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। याद रखना है ये चीजें, भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। इन्होंने रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना की। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि इनमें से किस कवि ने रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना की? तो किसने की थी? राधा कृष्ण दास ने। एजिया राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। याद रखना है, रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना की। भारतेंदु काल के अन्य कवि कौन कौन हैं? और कुछ कवि हैं चुटपुट भारतेंदु काल के, वैसे अभी तक जो मैंने बता दिए सारे प्रमुख कवि थे। तो नवनीत चतुर्वेदी का नाम भी आएगा, तो कुब्जा पचीसी इनकी रचना थी। गोविंद गिल्ला भाई का नाम भी आता है, तो ये भी आप अपने नोट्स में डाल लेना, 7-8 तो मुश्किल से ही कवि हैं। श्रृंगार सुरोजनी, पावस पयोनिधि, राधा मुख, सोड़सी ऋतु, षड ऋतु, नीति विनोद। तो ये मैंने सारी याद रख रखी थी, आप भी याद कर लेना। सरोजनी, राधा, ठीक है,
और पावस पयोनिधि और षड ऋतु नीति विनोद। ये गोविंद भाई गिल्ला की रचना है, गिल्ला भाई की। और उसके बाद आप इन सबको छोड़ दें और एक दुर्गादत्त व्यास की कर लें, उसके बाद राधाचरण गोस्वामी, बस। दुर्गादत्त व्यास की थी अदमोद्वार शतक, क्योंकि आप अगर किसी भी बुक को उठाएंगे ना, ये पढ़ने के बाद डिटेल से जब पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आएंगी आपके सामने, बाकी ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है। दुर्गादत्त व्यास की अदमोद्वार शतक एक ये रचना थी। राधाचरण गोस्वामी की थी नव भक्तमाल। भक्तमाल वैसे नाभादास की थी, लेकिन राधाचरण गोस्वामी की नव भक्तमाल थी, और ये आप छोड़ दें। अब कुछ समस्या पूर्ति है, जैसे मैंने बताया था ना आपको, समस्या पूर्ति, भारतेंदु युगीन प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह। कौन कौन से संग्रह थे समस्या पूर्ति के, तो ये आप एक बार पढ़ें तो पढ़ लें। मैंने इन्हें आज तक कभी जिंदगी में याद नहीं किया, अगर आप भी करना चाहें तो आपकी मर्जी है। देखिए, अंबिका दत्त व्यास की कौन सी समस्या पूर्ति, सर्वस्व। दुर्गादत्त व्यास का प्रकाश। गोविंद गिल्ला बाई का समस्या पूर्ति इन्होंने भी की थी, प्रदीप नाम से है इनका। तो ये आप पढ़ें तो पढ़ लें, बाकी आपको कंफ्यूज करने वाली बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारी बही खत्म हो जाती है सब कुछ। कुछ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको बता देती हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। 1888 ईस्वी में प्रकाशित खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से मुजफ्फर निवासी अयोध्या प्रसाद खत्री ने काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया। अभी मैंने बताया था कि भारतेंदु युग से पहले रीतिकाल था, रीतिकाल में सारी रचनाएं ब्रजभाषा में लिखी जा रही थी। तो खड़ी बोली का सूत्रपात सबसे पहले किसने किया, तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया। और कौन सी पुस्तक थी उनकी, खड़ी बोली आंदोलन। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है कि खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक किसकी रचना है, तो अयोध्या प्रसाद खत्री की है। और उन्होंने इस पुस्तक से काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया, ठीक है। उसके बाद अयोध्या प्रसाद खत्री कृत खड़ी बोली आंदोलन, ये इनकी किताब का नाम है। ब्रजभाषा और अवधी की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर दिया गया था। मतलब क्या था कि अयोध्या प्रसाद खत्री कृत खड़ी बोली आंदोलन में नामक पुस्तक में इन्होंने ब्रजभाषा और अवधी की रचनाएं लिखी, जिनको हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर दिया गया था। मतलब पत्रिकाओं वालों ने प्रकाशित करने से मना कर दिया था और हिंदी साहित्य में भी स्थान देने से मना कर दिया था। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का पद शीर्षक से एक अन्य रचना में विभिन्न शैलियों में रचित उस समय की खड़ी बोली कविताओं का संकलन किया। तो ये तो आप बस ये इनकी रचनाएं याद रखना कि ये किसकी है। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली पद्य की 5 स्टाइलें बताई थी, ये देख लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली पद्य की कितनी स्टाइल बताई थी, जैसे एक तो मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल और मास्टर स्टाइल, ये 5 स्टाइल बताए थे इन्हें खड़ी बोली पद्य के। आधुनिक काल में ब्रजभाषा पद के लिए संस्कृत वृत्तों का व्यवहार करें, ये रहने दें आप, ठीक है। तो ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मेन बातें क्या हैं कि आपको आधुनिक काल के बारे में शुरुआत में जो कुछ मैंने पढ़ा है वो पढ़ना है। उसके बाद मैंने भारतेंदु युग बताया, इसका नामकरण किस किस कवि ने क्या क्या किया, इसकी समय सीमा क्या है, इसके मंडल के कौन से कवि हैं और उनकी रचनाएं क्या हैं, और उन मंडल के कवियों के जो मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न कराए, बस इतना करना है आपको, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।